वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय। वंदे वंदे वंदे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, आइटम नंबर 16, मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव। श्री पंकज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखता हूँ और आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं अपना वक्तव्य सदन के सामने रख सकूं। स्वीकृत किया जाता है। सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अनुमति दी है। धरती पर स्वर्ग के रूप में जाने जाने वाला कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जो कि अधिकतर सुर्खियों में रहता है। कश्मीर डिवीजन 5 अगस्त 2019 से पहले सुर्खियों में रहता था। अटैक हुआ करते थे और जम्मू एक शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। और आज लगभग 2.5 महीने में 11 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। हमारे सोल्जर्स को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हमारे ऑफिसर्स वहां पे शहीद हो रहे हैं। 2019 के बाद पूरा फोकस गवर्नमेंट ने कश्मीर पे डाल दिया और उन्होंने गलती कर दी जम्मू को एक शांत मानने की। और जम्मू और पीओके के बीच में जो बॉर्डर की फोर्स। सदस्यों के सवालों का जवाब दें। सभापति महोदय, बॉर्डर सिक्योरिटी पर जो मुद्दा उठाए गए हैं, मैं उस पर एक नजर डालता हूँ 2014 से पूर्व के हालातों पर, जहाँ पे दिल्ली, जयपुर या बॉम्बे जैसे बड़े शहरों पर हमले होते रहे थे और हमारी सरकार सिर्फ उस पर सांत्वना देती रही। लेकिन आज 2014 के बाद आतंकवादी बॉर्डर सिक्योरिटी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो हमारे सेना पर हमले कर रहे हैं क्योंकि सेना उनके सामने खड़ी है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जिसका श्रेय हमारे बीएसएफ के जवानों पे जाता है, जिनके हौसलों का हमारी सरकार ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर उन्हें मजबूत बनाए हैं। आज परिणाम ये है कि आतंकवाद सीमा रेखा तक ही सीमित है और पुलवामा जैसे हमलों के बाद भी हमारे वीरों ने एयर स्ट्राइक कर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। दूसरा मुद्दा जो उठाया गया है मणिपुर इश्यू पर, सभापति महोदय, ये काफी शर्मनाक घटना है, लेकिन इस घटना का राजनीतिकरण करना और भी शर्मनाक है। घाटी में नक्सलीवादी घटनाएं पहले भी होती रही है, लेकिन तब सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में वो नियंत्रण में थी। सभापति महोदय, वर्तमान में केवल 4 ऐसे देश हैं जिनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 2014 के बाद 2000 करोड़ खर्च कर अर्ली वार्निंग सिस्टम पे खर्च किए हैं, जो किसी भी डिजास्टर को 7 दिन पूर्व इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, जिसकी जानकारी 7 दिन पूर्व, किसी भी डिजास्टर की जानकारी 7 दिन पूर्व उस स्टेट के मंत्रालय को दी जाती है। साथ ही बिजली गिरने की जानकारी उसी स्थान के लोकेशन के साथ में 10 मिनट पूर्व वहां के कलेक्टर को सौंपी जाती है।
जिसका परिणाम स्वरूप अध्यक्ष महोदय, मैं एजुकेशन विषय पे बात करना चाहूँगा। जैसे कि अपन देख सकते हैं आज भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा है कि अभी लेटेस्ट स्कैम की बात करें अपन, जैसे नीट की बात करें, इतने लाखों बच्चों ने नया एग्ज़ाम दी थी, पर कुछ लोगों की वजह से 200-300 लोगों की वजह से उन्होंने पेपर लीक करवा दिए पैसों के चक्कर में। उनका पैसे थे, उन्होंने पैसे के चक्कर में पेपर लीक करवा दिए, उन्होंने पेपर लीक करवा दिया। तो जो बच्चों ने अपनी मेहनत से पेपर दिया था उनकी तो मेहनत खराब हुई। सिर्फ भ्रष्टाचारी की वजह से उनकी मेहनत खराब हुई है और उसके पीछे कोई हल नहीं है। ये नहीं कि कौन गुनहगार, उनको नहीं पकड़ रहे और सिर्फ एग्जाम वापस करवा रहे, ये कोई हल नहीं है उस चीज का। इससे बढ़िया गुनहगार को पकड़ो और ये सब चीजें बंद करें। और जैसे अपन देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल वगैरह में क्या होता है, टीचर्स आते हैं, साइन करते हैं और सो जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों एकदम गलत है, बच्चों सही है तो बताओ। गांव में जाके देख लो। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप है ना गांव में जाके देखो। हम गांव से आए हैं, हमें पता है, हम गांव से आए हैं, हमें पता है। आप ये देखिए वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। गांव और शहर की बात ही नहीं है, नीट का स्कैम ने आप बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएं। मान्य सदस्य आप अपनी बात जारी रखें। नीट की तो बात हो गई, ठीक है। और अभी जो सरकारी स्कूल्स की बातें चल रही है, इसमें आप देखिए क्या हो क्या रहे। उनको अपन टैक्स भरते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स नहीं जा रहे, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ना फैकल्टी है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मतलब सरकार क्या कर रही है? क्या अपनी सरकार इतनी कमजोर है कि इसको सही नहीं कर पा रहे अपन? माननीय सभा सदस्य, ये गंभीर विषय है। जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, सदन के समक्ष अपना संबंधित विषय में बात रखें। माननीय शाइस्ता जी और नैवेद्य जी। Greetings to honorable speaker sir and my fellow members. Before I comment, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे, हमने ब्रह्मांड खोज दिया। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य खोज दिया। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाए, विश्व को में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे, जिन्होंने दुनिया को शांति की सीख दी। महोदय, लगता है हमारी योजनाओं से ज्यादा अवगत नहीं है जो सरकार चला रही है। फॉर द नीट पेपर लीक, हम सभी को इस बात का बहुत दुखद है कि पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की जांच से एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जिसके अंदर पेपर लीक जैसी घटनाओं के और चीटिंग जैसी घटनाओं पे तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। पेनल्टीज जो चीटिंग्स पे लगाई जा रही हैं, उसमें 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 10 लाख तक के फाइन का प्रोविजन किया गया है। और एनटीए जैसी अगर कोई एजेंसीज अगर ऐसी घटनाएं करवा रही हैं, टेस्टिंग एजेंसी, तो उनपे 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया गया है। सीनियर मैनेजमेंट अगर इस चीज में इन्वॉल्व है तो उनके लिए 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का ही जुर्माना लगाया गया है, जो अभी हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है बाय पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। और रही बात सरकारी स्कूल की, तो अभी हाल ही में जेंडर इक्वालिटी बढ़ाने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिससे हम सशक्त नारी और सशक्त भारत का विकास कर सकें। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 402 राजस्थान के सरकारी स्कूल को हरित एवं स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसका रिजल्ट अभी पिछले ही सप्ताह जारी किया गया है, जिसमें 409 बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत छात्र अपना मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक विकास साथ साथ करते हैं। आईएम शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं और राज्य की महिलाओं नारियों को सशक्त किया जा रहा है, उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जरा हमारी योजनाओं पे भी थोड़ा नजर डालिया करें।
प्राइमरी एजुकेशन जो सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है उसके अंदर RTE एक्ट में भी आप लोग अवेयर होंगे, पिछली अपोजिशन ने उसको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए करा था, हमारी सरकार ने उसको 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया है और 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का आयोजन किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी योजना पोषण 2 अभियान के तहत सरकारी आंगनबाड़ियों के अंतर्गत बच्चे और जच्चे के लिए 1.39 मिलियन आंगनबाड़ियों को टारगेट किया गया है, उनको पोषण दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षण सामग्री वितरित की जा रही है। तो थोड़ा आप योजनाओं के बारे में ध्यान दिया कीजिए। हमारी सरकार बनाई नहीं ना, इन्होंने कभी बनाई नहीं है। आपकी योजनाएं कागजों में ही है। क्या आप कागजों में क्या ही आप नहीं आप है। सुनो, ये 1 करोड़ के रिपोर्ट्स जुर्माने से हैं, आप है ना ये देश के रिपोर्ट्स फ्यूचर खराब हैं, कर रहे हो। रिपोर्ट्स हैं। देश के डॉक्टरों को आप 1 करोड़ से खरीद रहे हो। क्या आपकी योजनाएं कागजों में है। कागजों में नहीं है, आप रिजल्ट कराई है, करके आइए, आप वहाँ लोग चेक नहीं कीजिए। करते हैं। फिर ना लोगों को आपने अवेयर क्यों नहीं करवाया? लोगों को अवेयर क्यों नहीं करवाया? अवेयर है 402 कहाँ अवेयर है? अरे अवेयर होता तो ऐसा नागरिक अवेयर है, आपके ये position आप अवेयर एक बात नहीं है। बताओ ना, 1 करोड़ में आप देश के फ्यूचर को खरीद रहे हो। 1 करोड़ का जुर्माना है। एक 1 करोड़ का जुर्माना है। सक्रिय प्रबंध की गई है, SIT का गठन किया गया है, जो भी दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई की गई है, बच्चों का रिजल्ट निकाला गया है। कितने दिन से चल रहे, कोई परिणाम आया अभी तक कार्रवाई का? परिणाम ये कार्रवाई चल नहीं रही आपको है, नहीं पता। कोई नियत है। नहीं, आप महल में रहे। ये सरकार लीक की सरकार है। लीक की सरकार। ये सरकार लीक की सरकार है। कहानी का पेपर लीक हुआ है। आज तक यहाँ पे यूपीएससी में सवाल किया गया है। इस पेपर में तो आपकी सरकार में भी होते थे, आपने तो कभी इतने एक्शन नहीं लिए, हमने तुरंत साल में एक बार एक्शन लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है। आपके सरकार में यूपीएससी पे पहली बार सवाल खड़ा हुआ है। पहली यूपीएससी बार कोचिंग के लिए हमने उसको एक रेगुलेशन यूपीएससी को गुमराह किया है। गुमराह वो एक आप लोग सरकार की योजनाओं को सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि हमने इतनी अच्छी योजनाएं बना रखी हैं। कोचिंग सेंटर्स के लिए हमने एक रेगुलेशन एक्ट निकाला है जिसके अंदर कोई भी बच्चा 16 साल की उम्र से कम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है। कोचिंग करने की ना पानी नहीं दे। तो ये बच्चे पूरे मर रहे हैं। कोचिंग संस्थान में 200 लोगों को एक साथ उठाया जा रहा है। तो उसके लिए सीबीआई उसके लिए गठन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा एक क्लासरूम में ना, है। एक क्लासरूम में 300 लोगों को बिठाया जा रहा है। उनके बारे में क्या किया आपने? कोचिंगों की आपने मुख्यमंत्री योजना मैंने खुद गया है कोचिंग में। मुख्यमंत्रियों की योजनाओं के तहत बच्चे लाभ उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी अभी कोचिंगों के कारण। अभी 300 है, पहले 1000 बैठते थे, अभी 300 है। ये सरकार लीक की सरकार है। लीक की सरकार है। आप हमारी योजनाओं का लाभ उठाने ही नहीं देना चाहते बच्चों को। आपकी योजना के नाम वो ग्राउंड लेवल पे आप कैसे चेक कर रहे हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे कैसे सर, इम्प्लीमेंट हो रही है? रिपोर्ट्स हैं, मैं रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। मैं बिल्कुल डाटा बताइए। लेकर आई डाटा हूँ। प्रोवाइड किया होता है, वेबसाइट पे भी शेयर होता है, न्यूज़पेपर में शेयर होता है, आप देख सकते हैं। आप जो मैं बता रही हूँ तो वहाँ पे 2 दिन फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन 25% बढ़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आप लोगों ने शुरू किया है, बढ़ाया हमने बेटियों के साथ जो पिछले हफ्ते कोलकाता में हुआ वो उसके बारे में जैसी घटनाएं कोलकाता यूनिवर्सिटी हो रही है। ये सख्त कार्रवाई की जा रही यूनिवर्सिटी है। सेफ नहीं है यहाँ पे। सबका ये सीख की नहीं, लीक की सरकार है। ये सीखने में भरोसा नहीं, सीखने में सभा सदस्य आप शाइस्ता जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप जारी रखें। एजुकेशन 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय खोले गए हैं ताकि जो बालिकाएं हैं, जो विमेन्स हैं, वो कौशल विकास भी साथ साथ देखती रहें। ये इन्हें नहीं पता, ये इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, कैसे पता चलेगा? फॉरेन यूनिवर्सिटीज हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। गुजरात में जनवरी में फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। बच्चे तो बाहर ही पढ़ने जा रहे हैं ना। आपके एजुकेशन सिस्टम का इतना बड़ा फ्लॉ है कि इंडिया 6% के GDP हम एजुकेशन में प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि बच्चे फॉरेन नहीं जा पाए। IIM, NRI
नहीं फर्स्ट आ रहे हैं, बाहर के बच्चे यहाँ कितने बच्चे उनका लाभ उठा पा रहे हैं? यहाँ पे IIT में प्लेसमेंट नहीं है। माननीय सभा IIT सदस्य, आप अपनी बात जारी रखने दें। Please, 7 IITs, 16 triple ITs, 3,000 ITIs, 15 AIMS, 7 IIMs have been proceed and progressed in our government. नहीं समझ में आ रही वो सीट कितनी है उसमें? सीट्स की है, हम लोग उस एस्टैब्लिश कर रहे हैं बच्चों के एग्जाम्स के लिए, तभी तो कर रहे हैं ताकि सीट्स बढ़ाएं। फिर सीट बढ़ क्यों नहीं रही है? आप बता दो सीट बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी? थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर सीट्स भी बढ़ा रहे हैं। डेटा को चेक करिए, सीट बढ़ी है। 40 साल में कैसे पता होगा उनको IIT का एक भी नहीं ओपन की? बेरोजगारी पे मैं कहना चाहूंगी, अभी हम लोगों ने बेरोजगारी पे मैं कहना चाहूंगी कि 70,000 वैकेंसी हमारी सरकार ने निकाली है राजस्थान में। आपकी सरकार में कितनी वैकेंसी टाइम पे निकलती थी? वैकेंसी बोलते हैं हमारी सरकार ने देश बाहर कर दिया। बढ़ती भी है। आप लोग वैकेंसी टाइम पे ना निकालते और पेपर लीक की आपकी सरकार में ज्यादा हुई थी। अभी 4 वैकेंसीज पूरी तरीके से बिना पेपर लीक के संपूर्ण हुई है हमारी सरकार की निगरानी में। सहायक आचार्य परीक्षा समय समाप्त होने को है। सर बस 2 मिनट, आई विल कंक्लूड। मैं यही बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, IIM शक्ति योजना और चीटिंग्स के लिए हमने SIT का गठन किया है। और भारत अभी इनोवेशन इंडेक्स में शिक्षा के स्थान में 40वें स्थान पे है और ये कामयाबी हमारी शिक्षा प्रणाली और युवाओं की मेहनत के दौरान मिली है। और मैं अपनी बात अंत करूंगी। पढ़े चलो बड़े चलो, ये निदाए वक्त है, ये कायनात ये जमी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे कामजन रहो, अमन की राह पर चलो। of the government is introducing the NCF for foundational stage and school stage. It is first time we have separate curriculum framework for foundational stage. Primary education initiatives like Sarv Shiksha Abhiyan and RTE government has worked towards unsecuring free and compulsory education for all children aged 6 to 14. Now it is 3 to 18 years. As a result, the net enrollment ratio in जय हिंद। आज मैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए बात करना चाहूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पहला, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, 30,000 बेड, 30,000 लोगों के सामने सिर्फ 6 बेड, आपसे 10 बेड भी नहीं लगा गए 30,000 लोगों के लिए। दवा वितरण योजना से हमारे जनता लाभ उठा रही है। लाभ जनता हॉस्पिटल की बाहर लेटे हो पा रही है, तो कृपया गाइड्स पे ध्यान दीजिए। हमें नहीं दिख रहे, हमें हॉस्पिटल के अंदर दिख रहे हैं। आपको क्यों दिखेगा? आप ही तो सत्ता के नशे में चूर हैं। आपको कोविड में जो हाल हुआ था वो हमारी सरकार के द्वारा। कोविड में पूरे राजस्थान में पूरे टाइम बेड्स अवेलेबल कराए, निशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई है और आज भी अभी तक भी निशुल्क दवा वितरण योजना का लाभ उठा रहे हैं। दूसरे देशों में कोविड वाली वो की है। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत थी कि हमें स्कूल में बेड लगाने पड़ रहे थे, बेड की कमी थी, साफ साफ दिखा जा रहा था। तो ये तो हमारी उपलब्धि है, ये तो उपलब्धि है कि हमने वहाँ से सरकार की कमी है ये। नहीं, ये कमी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी की कमी है ये। तुम समझ नहीं पा रहे इस बात को। दूसरा, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषितता। रोज हमारे देश में रोज 7,000 लोग मरते हैं सिर्फ कुपोषित होने से। इसलिए हमने इंदिरा रसोई योजना चलाई, इसमें कम हर साल 1,64,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो कमजोर, अगर वो कमजोर है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार ही कमजोर है। सरकार अपने लोगों का ध्यान, मान लीजिए हम ये क्या सुन रहे हैं, सरकार कमजोर, लोग कमजोर है, सरकार लोगों का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार लोगों का ध्यान नहीं रख पा रही है, लोग कमजोर है। आप कैसे लोग कर पा रहे हैं? सभी लोग सदन में शांति बना के रखें।
आपको जान के हैरानी होगी कि इस जितनी देर बात मैं को बोला हूं, कार्रवाई में से हटा दिया जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी देर मैं बोला हूँ उतने देर में किसी 2 लोगों ने अपने भाई बहन माता या पिता खो दिए। अगर आपने इसके लिए एक्शन लिया होता शायद वो 2 लोग बच पाते। अब क्या कर रहे हैं इसके लिए? चौथा, पॉल्यूशन। सड़क पे निकल के देखिए कि कितना पॉल्यूशन है। हमारी सरकार वैकेंसीज के बारे में बात करती है, कचरे वाली गाड़ी की जॉब पूछ के देखिए, उसको 8,000 की सैलरी मिल रही है, 4 दिन आता है बस पूरे महीने में। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वैकेंसीज को आप चाहे तो गधे की तरह उसको 2,000 रुपए में भर के सिखा दे, 8,000 भी आप मुश्किल से दे रहे हैं। वैकेंसी सिर्फ भरनी नहीं होती, उनको फुलफिल भी करना होता है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ कर नहीं रही है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो क्यों नहीं कर रही है? जो 5 लाख रुपए की जो फ्री हेल्थ की जो सेवाएं प्रदान की जा रही है, क्या उस पे आपका क्या सवाल है? सबके लिए वो सुविधा है। अगर आप ही वहाँ पे जाके नहीं जाएंगे वहाँ पर वो चीज करने, आपको तो क्या है कि बस घर पे बैठे रहना है। अरे भाई लाइन में भी लगना पड़ता है, वो कार्ड भी बनवाने पड़ते हैं और काम भी करने पड़ते हैं। वो अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें हमारी गलती है। 2024 में आप लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, जब 2024 में आपको 2030 तक भी लाइन में लगना पड़ेगा। ये 2030 तक आप एक बात बताइए, जब आपका चालान करता है तो क्यों रिश्वत देते हैं? रिश्वत लेते हैं, इसलिए रिश्वत देते हैं। बात सुनिए, जब वो आपसे चालान की पूरे कंप्लीट मतलब पूरे पैसे मांगते हैं तो आप उसको पूरा पैसे क्यों नहीं देते हैं? 200 रुपए का नोट क्यों निकाल के देते हैं? लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं रहे। और एक बात बताइए, बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वच्छता भारत अभियान नहीं चलाया था क्या सरकार ने? क्या हुआ? मैं मानता हूँ कि साफ कितना हुआ। अरे माउंट एवरेस्ट। माननीय सचिन जी, आप अपने प्रश्न संबंधित मंत्रालय के समक्ष रखें। सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलने का अवसर दिया। मैं रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो अपने संबंधित सदस्य हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। रेलवे जो है वो लाइफ लाइन कही जाती है इंडिया की। पर डे 2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर रेलवे से यात्रा करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि न्यूज़ में हर वीक में कोई ना कोई रेल एक्सीडेंट की घटना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ डाटा है जो मैं आपके सामने भी रखता हूँ, जैसे कि डिरेलमेंट 2022 से 22 में 27, जो कि 2022-23 में 36 इंक्रीज हुए हैं। इसी के साथ आपका जो एवरेज है वो 68 एवरेज है। इसी के साथ जो रेलवे का जो आप बजट है वो हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। इस साल 2024 में भी आपने जो बजट है वो 2,04,70,000 करोड़। हाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उसका? हमारी सरकार में जीडीपी बढ़ी है इसलिए बजट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, मैं भी मान रहा हूँ। एक्सीडेंट भी बढ़े हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं, उस बजट में एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दुर्घटना वाली सरकार। बजट बढ़ाया है, लेकिन आप उसमें फ्यूचर में क्या कर रहे हैं? क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं? सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इतने ज्यादा प्रोजेक्ट वगैरह चला रहे हैं, उसका पीपल्स को क्या लाभ है? और जो अपोजिशन रूल स्टेट हैं उनमें उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय निशु जी, अपनी बात सदन के समक्ष रखें। इसमें राजनीति ना डाली जाए उतना ही अच्छा है कि लोगों की हर जगह पे राजनीति ले आते हैं। परिजनों की भावनाओं को समझे। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन आगे से ना हो इसके लिए प्रावधान भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऐसे जो 2014 तक जो एवरेज
रेल एक्सीडेंट होते थे, एक साल में वो 118 थे, उन्हें हमारी सरकार 48 तक लेके आई है। 2014 से 2024 तक लेके 5000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को रिन्यू किया गया है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की गई है, तो बजट में तो बड़ा है। तो उन पे वैकेंसी डाल के आदमियों को नियुक्त किया गया है, और LHB कोचेस का प्रावधान किया गया है, जो कि तो क्या आप ये बात मान रहे हैं कि ये एक सरकार की नेग्लिजेंस थी कि वहाँ पे लोग नहीं थे? 2014 तक नहीं, उसके बाद लेकिन आपने बावजूद आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और बजट क्या बढ़ाया आपने स्लीपर क्लास, जो एक आम आदमी जिस सेवा का उपयोग करता है, स्लीपर क्लास, आपने तो वही डिब्बे कम कर दिए। आपने तो थर्ड एसी पे, ये तो आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। ये रेल तो हमारे, आपने बताया ना कि ये हमारे लाइफलाइन है, तो आपने तो उसका मिडिल क्लास का स्लीपर क्लास ही बंद कर दिया। सरासर झूठ है। रेलवे लाइन स्लीपर क्लास की सीट कम हो गई है, स्लीपर क्लास की सीट कम हो गई है। पहले हर ट्रेन पे 10 डिब्बे थे, अब से 6 रह गए हैं। थर्ड एसी के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। आप जो एक आम आदमी सफर करता है स्लीपर क्लास में, आप तो थर्ड एसी पे बढ़ाए जा रहे हैं। आम आदमी कैसे ट्रेवल करेगा उसमें? रेलवे लाइन 96% जो है वो इलेक्ट्रिक हो चुकी है। तुम्हारे आप ये बताइए ना, स्लीपर क्लास का क्या क्यों बढ़ा रहे हैं आप? स्लीपर क्लास के पास पैसे आए हैं, अब आप कहाँ से आए हैं? इसमें भी तकलीफ है। तो मान्य पर सरल डिब्बे तो होने चाहिए, मिडिल क्लास किसमें चलेगा? जनरल डब्बे थर्ड एसी में तो चल नहीं सकता। जनरल डब्बे की बात तो आप तो मत ही कीजिए। आप कभी गए जनरल डिब्बे में? आपने हालत देखे? जनरल डिब्बे एक ट्रेन में 2 होते हैं, जिसके अंदर माननीय सदस्य, आप संबंधित विभाग को संबंधित बात करने दीजिए। अभी ट्रायल फेज है, आप समझिए माननीय बात को। धनंजय जी अपनी सभा के समक्ष, सदन के समक्ष अपने देखिए, आप जो ये कह रहे हैं ना कि कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं आ रही, वैसे ही कमरेड भारत का ना ट्रायल हो रहा है और बुलेट ट्रेन का भी ट्रायल हो रहा है। अगर वो सक्सेस हो गया तो 2026 में वो आ जाएगी और फिर सब मजे से चलेंगे। को पैंडेमिक को देखा जाए तो वहाँ पे इंडियन रेलवेज ने 4600 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई, जिनसे 60 लाख माइग्रेंट वर्कर अपने कम कीमत में अपने घर पहुँच पाए पैंडेमिक के दौरान, और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, जिसके कारण 40,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन राज्यों में ट्रांसपोर्ट हो पाई, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई। ये एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे आप हमारी सरकार की। सभी साथी सांसदों तथा सभापति महोदय को मेरा नमस्कार, और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सभापति महोदय जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं किसी भी देश या समुदाय की प्रगति का उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ, पर इसी के अनुरूप आपकी सरकार कार्य करती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। आपकी सरकार द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आयोजन किया गया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह असंभव सा प्रतीत होता दिख रहा है। बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन बच नहीं रही हैं। मैं इसी के संबंध में आपसे विपक्ष भूमिका निभाते हुए प्रथम प्रश्न यह पूछना चाहूंगी कि गत 8 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का बलात्कार कर दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तथा प्रशासन द्वारा उसे सुसाइड का केस बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। मैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर से पूछना चाहूंगी कि क्या महिलाएं अपने कार्यस्थल पर ही सुरक्षित नहीं हैं? क्यों सरकार द्वारा नाइट ड्यूटी में पर उपस्थित महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है? इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगी कि भारत का अभिन्न अंग मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है तथा वहां की महिलाओं व बच्चों के अत्याचार के खिलाफ सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्या मणिपुर की महिलाएं, बेटियां व बच्चे इस देश के वुमेन व चाइल्ड
डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं? क्या महिलाएं केवल वोट बैंक की राजनीति का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक सरकार अपनी जवाबदेही से भागती रहेगी? तथा क्या सोचकर पार्टी द्वारा प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिस पर कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया गया है, तथा प्रधानमंत्री खुद उसके लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं तथा जनता से अपील करते हुए नजर आते हैं। मैं पूछना चाहूंगी हमारी सरकार से कि वो ऐसे लोगों को कैसे सहयोग कर सकती है, तथा साथ ही में मैं देश की महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति से सदन को अवगत करवाया जाए तथा वर्तमान में महिलाओं से संबंधित बीमारियां, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एनीमिया जैसे निपटने व जागरूक करने के लिए मिनिस्ट्री द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ मैं एक कविता से अपने प्रश्नों का विराम देना चाहूंगी। एक आजाद देश के आजाद राज्य में एक आजाद शहर, जिसके एक आजाद गांव में है एक आजाद घर, जिसके आजाद छत पर बैठी एक लड़की कैद महसूस करती है। ना जाने क्यों वो बाहर निकलने से डरती है। सोचती है कि महफूज रहना तो सब सिखाते हैं, पर महफूज रखना कोई नहीं सिखाता। सोचती है कि जब आवाज उठाने की बारी आती है तो क्यों आवाजें लाशें बन जाती हैं। ये वही आवाजें हैं जो मौका आने पर काश बन जाती हैं। काश घर जल्दी पहुंच जाती, काश के साथ में होता कोई, काश वो रास्ता न लेती, काश के चेहरा छुपा लेती। दरिंदगी को काश क्यों और कैसे के पीछे ढक दिया जाता है। सवालों का एक बड़ा सा ढेर बना के इंसाफ को सबसे नीचे रख दिया जाता है। धन्यवाद। माननीय अंजना जी, कनिष्का जी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आप जवाब। Good morning, sir, and my all friends. First of all, Happy Independence Day. I am here to defend our government. I am glad to be here and super excited that I got this opportunity. सर्वप्रथम यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारियों के साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके लिए महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। जैसे कि जरूरत पड़ती है कि महिला सशक्तिकरण है आखिर है क्या, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। महिला समाज की वो नींव है जिसके सहारे बड़ी इमारतें टिकी हैं, चाहे वो घर हो, अंतरिक्ष हो या सरकारी दफ्तर हो या फिर राजनीति हो। किसी भी समाज की कल्पना महिला के बिना संभव नहीं है। जैसे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। इसलिए उनकी सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार कुछ योजनाएं भी चला रही हैं, जैसे कि लखपति दीदी योजना, लघु उद्योगों के लिए निःशुल्क ब्याज रहित योजनाएं और महिलाओं को ड्रोन कैमरा बांटे जा रहे हैं, जिससे कि वो अपने व्यापार और सारी पर वो कैमरे कहीं यूज में तो नहीं आ रहे। जब कोलकाता में उसका बलात्कार किया गया था वो सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं था, ऑन ही नहीं था। कहाँ कैमरे यूज हो रहे हैं? लगाए तो सब जगह जा रहे हैं। वो एक पुलिस का कर्मचारी है, पुलिस वाला नहीं है। पुलिस के कॉन्ट्रैक्ट पे एक कर्मचारी को आपने ऐसा काम दिया है जिसके खिलाफ 4 केसेस दर्ज है। वो अपने पत्नी के खिलाफ वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी है। राज्य सरकार सेंट्रल पुलिस है, सेंट्रल पुलिस है। और क्या ये आप इस बात को राज्य और सेंट्रल बात कर रहे हैं? मतलब आप एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार। हमारी सरकार ने जो एक्शन लिया है उसको देखिए। एक्शन ही तो नहीं लिया, लॉ एंड ऑर्डर आपकी माननीय सदस्य संबंधित मंत्री जी को जवाब मेरे देने साथी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना वाला केस, रही बात प्रज्वल रेवन्ना की, दुर्भाग्यवश आज भी हमारे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व मौजूद हैं, परंतु हमारी न्यायपालिका सबके लिए समान है और उनको 6 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच चल रही है, आरोपी को कड़ी से सजा मिलेगी और साथ ही उनको पासपोर्ट भी रद्द किया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मणिपुर वाला केस, मैं बताना चाहूंगी कि
जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है। वैसे ही ऐसे अपराधियों के लिए हमारी एक न्यायपालिका भी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मणिपुर वाला कार्य, जब ये मणिपुर वाला अत्याचार चल रहा था तब आपकी सरकार कुछ भी नहीं बोली, उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इसके खिलाफ? क्योंकि महिलाएं खुद भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भी उस चीज में जा चुकी थी कि वो न्यायपालिका या कहीं भी 15 दिन तक उन्होंने कोई भी रिपोर्ट या कहीं भी, क्योंकि होता है कि एक ट्रोमा में कोई भी महिला जा सकती है। रही पुलिस प्रशासन ने खुद महिलाओं को दंगेबाजों के पास सौंप दिया था, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सेम ऑन यू। उस पर जो एक्शन लिए थे उसी का परिणाम है कि 1 साल तक वहाँ पे कोई भी घटना नहीं घटी है। वहाँ पे सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम, एसपीएफ की और वहाँ की बीएसएफ टीम में एक बार इस बात का जवाब देंगे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि आप शांत रहें। इस मामले में मैं अभी इतना ही बोलना चाहूंगी कि अभी इसके लिए कार्रवाई चल रही है और हमारी जो न्यायपालिका है वो जल्द ही अपराधियों को सजा के वो कराएगी, सजा दिलवाएगी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ जैसे विनेश फोगाटा, सुनीता विलियम्स, पीटी ऊषा जैसी महिला, जैसे मनु भाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। अर्थात महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तीर और तलवार बदल जाती है। अपराध होने के बाद महिलाओं को आप सशक्त कैसे कर सकते हैं? अपराध तो हो चुका ना, उन महिलाओं का तो नुकसान हो गया ना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो बेशर्मी और बेइज्जती का सामना करना पड़ा ना। सरकार को तो जब वो काम हो रहा था उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। सिक्योरिटी नहीं मिल रही है महिलाओं और बेटियों को पूरी तरह से। जितना सरकार कर सकती है वो कर रही है, इसके लिए खुद को भी सोचना पड़ेगा। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि हर तीर और तलवार बदल जाती है, हर तख्त और सरकार बदल जाती है। जब महिला जाकर करवट बदले तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने महिलाओं की जो बीमारियां हैं उनके ऊपर तो कुछ नहीं बताया। शांत रहें। अभी कार्तिक जी से आग्रह करूंगा वे अपने सवाल सदन के समक्ष रखें और संबंधित विभाग अपने जवाबों के साथ तैयार रहे। नमस्कार। अतिथि देवो भव। हमने हमेशा इस बारे में बात करी है कि हमारे जो पर्यटक है, हमारे जो बाहर से आते हैं लोग घूमने, वो हमारे सबसे ऊपर है। पर मैं आपको कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, और ये हमारी नहीं है, ये उन जनों की है जो बाहर से पर्यटक आए हैं और उन्होंने हमारे देश के बारे में जो बात कही है। 25 अप्रैल कपल हरेस्ड इन त्रिशूरपुरम इन केरला। 2 अप्रैल रशियन वुमेन सेड इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल इन इंडिया अलोन। जहां हम बात करते हैं एक स्वस्थ भारत की, एक ऐसे भारत की जहां हम इतना कल्चर है हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, कल्चरली डाइवर्स, मॉन्यूमेंट्स, पहाड़, नदियाँ, घाट। आप हर एक राज्य में चले जाए, वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, और वो देखने के लिए हम बाहर से ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के पर्यटक भी उसमें बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। आप आ जाएं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कोई भी सेफ्टी नहीं रखी गई है, जैसे कि कपल हैरास हो गया था, ऐसा हमें उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमने उसके लिए बहुत सी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ रखी गई है, जैसे कि टूरिस्ट इक्वालिटी फोर्स। एंड अगर हम महिलाओं के लिए बात करें तो उनके लिए एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, महिला सुरक्षा एप्लीकेशंस, जिनके मदद से जो भी, चाहे वो फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, कोई भी उस ऐप की मदद से अपनी सेफ्टी के लिए मतलब पूरा डिपेंड कर सकता है। और तो और इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स 2024 has risen to 39th place. Since 2014, it was not there. So it's our government who has done this, and it's really an honor
राइट की भी बातें करी हैं, तो एक्चुअली में अभी मेरे पास डेटा नहीं है, बट मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ डेटा लेस गवर्नमेंट, मैम डेटा ही तो लाना था। गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, उनके पास ऑफिशियल डेटा ही नहीं है। मैम हम पहले बहुत देखते थे कि वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे बाहर से लोग पर्यटन करने आते हैं, वहाँ की इकोनॉमी, जो अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जो लोकल शॉप्स की बात करते हैं, वहाँ पे उन लोगों का बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग घूमने आते हैं। पर पिछले काफी सालों से, करीबन 10-15 सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि शायद आपने सुना नहीं, मैंने आपको बताया है कि रैंक बढ़ चुकी है। पर मैं ये बात कर रहा हूँ जो कि पुराने जगह की, ये जो रैंक बड़ी है, ये हमारे हिमाचल, गोवा ऐसे राज्यों की वजह से। का नाम बताया, जैसे कि नालंदा, गया, चित्रकूट, ये रिलीजियस स्थान है। ये रिलीजियस स्थान है। टॉप 9 कंट्रीज में आता है। राजस्थान का, जयपुर का रामबाग प्लेस टॉप 5 होटल्स में आता है, वर्ल्ड की टॉप 5 होटल। मैम फॉरेन टूरिस्ट जो इसमें आते थे, मैं पुराने डेटा की बात कर रहा हूँ, जैसे जब पुराने लोग आते थे। पुराने की मत कीजिए, आप नए की कीजिए। अब नहीं आते हैं, मैं नए की ही बात कर रहा हूँ कि अब नहीं आ रहे हैं, पुराने डेटा से कंपैरिजन होते हैं। सर आपको शायद पता नहीं है कि टूरिज्म बढ़ा है, पर जिन स्थानों पर बढ़ा है वो पूरा हिंदुस्तान में स्प्रेड नहीं हो रहा है। एक हिमाचल और गोवा पे आप अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य संबंधित विभाग से खुशी जी अगर कुछ कहना चाहें टूरिज्म पर, तो आप अपनी बात सदन के समक्ष रख सकते हैं। सुप्रभात श्रीमान सभापति महोदय जी एवं समस्त उपस्थित सदन के सदस्यगणों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसकी हार्दिक शुभकामनाएं। एक वातावरण संजोए हुए हैं और हमारा देश जैविकतापूर्ण होने के कारण जो विदेश के पर्यटकों में भी एक विशेष छाप छोड़े हुए हैं, जो देखने लोग हमारे देश में आते हैं। और हमने पर्यटक के जरिए बहुत से लोगों को रोजगार से जोड़े हुए हैं, जिससे हमारा सकल घरेलू उत्पाद और हमारे जीडीपी में भी इंक्रीज होते हैं और राष्ट्रीय प्रगति होती है। मुझे लगता है हमारा पर्यटन विभाग जो आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है और बहुत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ऐसे भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं जो बेरोजगार हो चुके थे, उनकी परंपरा नष्ट हो जाती अगर वो हस्तशिल्पकार अपने हाथों द्वारा बनाए गए निर्मित वस्तुएं अगर वो पर्यटकों को नहीं दिखा पाते, उनकी कहीं ना कहीं जो उनका रोजगार है वो विलुप्त हो जाता। परंतु मुझे लगता है कि हमारे पर्यटन के द्वारा ही उनको रोजगार मिलता है, तो आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। माननीय सभा सदस्य रवि जी, आप सदन के समक्ष अपने सवाल रखें। सभापति महोदय, नो कॉन्फिडेंस मोशन की इस घड़ी में मैं अंतिम हूं, इसलिए सरकार के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ पड़ी। एजेंडा चलाया जा रहा है, सरेआम एजेंडा, वो भी यहाँ सरकार के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी जब मेरे कंधों पर आ पड़ी है, तो मुझे 2-4 दिन पहले की एक घटना अभी आपका भी होने वाला है, वेट करें। अभी पंडित जी खड़े हुए हैं, संस्कार विधि शुरू हुई है, तो वेट करें, पंडित जी को मंत्रोच्चार करने दिया जाए। तो मैं पिछले सप्ताह की घटना बता रहा हूँ कि मेरे घर में 2 चोर और डाकू घुसा है। उस घटना ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं 1 सप्ताह तक सो नहीं पाया। ब्लैक मनी रखी है। जब मेरे घर में चोर आ गए, के पास कितना पैसा है, देखो चोर भी नहीं के घर में आ रहे हैं। मतलब ये चाहती है कि अपोजिशन के मेंबर या सामान्य व्यक्ति हैं वो गरीब रहे, ये गरीब रखना चाहते हैं। खैर इसको छोड़ते हैं। जब मेरे घर में अगर कोई चोर घुसा है और मैं 1 सप्ताह तक सो नहीं पाया, तो जब हमारी जम्मू कश्मीर की सीमा में चीन घुस रहा है, तो सरकार कैसे सो पा रही है? मुझे 15 जून 2020 का दिन मुझे याद आता है, मुझे रोना आ रहा है अभी, कि भारत माता के मुकुट, भारत माता के मस्तक गलवान में चीनी सिपाही घुसाए और हमारे 20 युवाओं को शहादत देनी पड़ी। और सरकार का जवाब फिर आता है, भाइयों बहनों, सीमा में कोई नहीं घुसा है।
सब कुछ जन्नत है। महोदय, गाली मुझे याद आ रहे हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने के लिए गाली में ख्याल अच्छा है। चीन की नीति केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, we have followed the policy of idealism, not realism. Our policy should be offensive, not defensive. चाइना पाकिस्तान का जो एक्सिस बन रहा है, जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स को कंटेन कर रहा है, चाइना की जो प्रेजेंस है साउथ एशिया में, चाहे वो बंदोता पोर्ट हो, क्यूबू पोर्ट हो, चाहे जिबूती हो, भारत को एक गार्लैंड पहनाया जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को हमारी मातृभूमि को श्रद्धांजलि देने के लिए जैसे मरणोपरांत पहनाया जाता है, वैसे चाइना फैला रहा है। लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार की नीति में या तो चाइना है, सरकार की फॉरेन पॉलिसी में जब सिक्का देखते हैं तो या तो चाइना नजर आता है या अमेरिका आता है, भारत कहीं नहीं है। इनकी कोई पॉलिसी, चाइना की कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है, कंफ्यूजन है, केओस है, द्वंद है। इनकी पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ डिलेमा, वी डू नॉट नो व्हाट वी हैव टू डू। द्वंद की पॉलिसी है, और द्वंद कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। सिक्का उछालने की तो छोड़ो, ये सरकार आनंद की सरकार है और नंद की सरकार है। अब मोदी, आप पूछोगे आनंद की तो समझ में आती है कि भोग विलासिता में है, नंद की सरकार क्या है? इसके लिए मुझे थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास की एक सबसे बुरी आदत यह है कि वो हमेशा अपने आप को दोहराता है। कहते हैं कि हिस्ट्री हैज नैक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। One should not ignore the history, but only the fool will ignore what history has to offer. इतिहास में जाता हूं मैं 2500 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण हुआ था वेस्टर्न बॉर्डर से। सबसे बड़ी सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, नंद की सरकार थी। वहां मुझ जैसा अपोजिशन का सदस्य, सामान्य शिक्षक, चाणक्य, कौटिल्य जाता है नंद के दरबार में और उससे कहता है कि विदेशी आक्रमण हो रहा है, चीन घुस रहा है। लेकिन वहां पे नंद जो कैबरे डांस देखने में बिजी थे, सरकार सोई हुई थी, आनंद और विलासिता में डूबी हुई थी, उस चाणक्य को भगा दिया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? 1000 साल तक विदेशी आक्रमण वेस्टर्न बॉर्डर से होते रहे। 1950 में जब हमने शांति नीति अपनाई, हिंदी चीनी भाई भाई की नीति अपनाई, वही नीति आज भी हम शांति नीति की अपना रहे हैं। कोई हमारा रिस्पॉन्स चेंज नहीं हुआ है चाइना की तरफ में। आज भी हम वही पॉलिसी फॉलो करते हैं जो नेहरू जी यूज किया करते थे या पुरानी गवर्नमेंट यूज किया। आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। 150 करोड़ लोगों की ताकत है आपके साथ में। आज देश जीडीपी में 5th पोजीशन पे है या 3rd पोजीशन पे है पीपीपी टर्म्स में, लेकिन फिर भी हमारी चीन के साथ में आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। सरकार का रिस्पॉन्स हमेशा यह आता है कि कोई अटैक, कोई स्कर्मिश नहीं हुई है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही सैटेलाइट इमेजेज आई हैं, उनमें यह आया है कि चीन बॉर्डर पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ब्रिज बना रहा है, सड़कें बना रहा है। और ये कोई वो नहीं है कि ये एक्सेप्टेड फिगर्स है, कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे है या गवर्नमेंट के नॉलेज में है। जयशंकर साहब इस पे अपना वो भी दे चुके हैं। अब जब बात अंतिम संस्कार की आ गई तो मैंने सोचा, जब पंकज जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है अंतिम संस्कार की, तो मैंने सोचा जब अंतिम संस्कार करना है तो मैं संस्कार विधि की पुस्तक ही पढ़ लेता हूँ। तो मैं संस्कार विधि की एक पुस्तक पढ़ रहा था कि कैसे राजा को अपॉइंट किया जाता था पुराने जमाने में। राजा जब नया बनाया जाएगा, जब सरकार नहीं बनाई जाएगी, तो आसपास के सभी लोग आएंगे और राजा का चरणामृत होगा और राजा को शहद से, दूध से निलाया जाएगा। उसके बाद में यह कहा जाएगा राजा से, जो वहां का पंडित होगा, राज पंडित होगा, कि सर्वदंडोवसी, यानी सब पर दंड का आपको अधिकार है। फिर जो पंडित होगा वो राजा के सिर पे मोर पंख मारेगा और बोलेगा धर्म दंडोवसी, यानी धर्म का दंड है जो आपके भी ऊपर है। सरकार का धर्म क्या है? देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता की रक्षा करना। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज India, that is Bharat, shall be union of state. It says about territorial integrity. If I mention about the preamble, we the people have solemnly resolved to constitute India into a sovereign country. यहाँ तो sovereignty की बात ही नहीं की जा रही, sovereignty को dilute किया जा रहा है। ऐसा क्या है कि हम चीन से इतना डर गए हैं कि हमारी sovereignty को compromise करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हम ड्रैगन को आग मिलाने की बात, हमको गुर्राना चाहिए उसकी तरफ, जबकि हम आग भी नहीं मिला पा रहे।
सरकारें तो दोस्तों आती रहेगी जाती रहेगी, आप आज आपकी है, आज कल हमारी हो जाएगी, जो कि होने वाली है। ये सत्ता का खेल तो यूं ही चलता रहेगा, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेगी, पर ये देश बना रहना चाहिए दोस्त, देश बना रहना चाहिए। अंत में एक महाभारत का प्रसंग से मैं इस घटना को जोड़ना चाहूंगा कि जब दुर्योधन ने 5 गांव भी अर्जुन को देने से मना कर दिया, चाइना आज एक्ट कर रहा है दुर्योधन की जैसे, कि जो हमारी टेरिटोरी है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में काराकोरम पास है, वहां से सीपीसी गुजर रहा है, वो हमारी टेरिटरी है, वो उसके घर की नहीं है, पर उसके कॉरिडोर गुजर रहा है। तो दुर्योधन की तरह सरकार, दुर्योधन की तरह चीन आज बिहेव कर रहा है। लेकिन महाभारत में क्या होता है, युधिष्ठिर कहता है नहीं नहीं वे युद्ध नहीं, शांति के प्रस्ताव करते हैं, शांति का प्रस्ताव करते हैं। ये वक्त शांति का प्रस्ताव करने का नहीं है, ये युद्ध, ये जो सरकार युधिष्ठिर की तरह बिहेव कर रही है, इस सरकार को भगाने का वक्त आ गया, गिराने का वक्त आ गया। राष्ट्रकवि दिनकर जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है, वो कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे इसको स्वर्ग धीर पर फिरे हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, हर हर बम बम का महोच्चार। ये बहुत निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय जी बताइए, आप नहीं, आप एक बार बोलिए। मैंने सिकंदर लोधी से कंपेयर किया। यू सेड समथिंग अबाउट अलेक्जेंडर साहब, जब उन्होंने अटैक किया था तो जो हमारी इंडियन वो थी, उन्होंने अटैक करने दे दिया था। Yes. यही तो पॉइंट था। Yes, that is the history, sir. हाँ, that is in the history, but उसको आप इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी। No, I am saying that they did at that time. You are repeating that. History has knack of repeating itself. So you are saying that we are not defending our country. ये बहुत निंदनीय है। What was the Galwan? ये हमारे देश के सैनिकों पर, देश के सोल्जर्स पर, उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। इनके लिए तो इनको सरकार की कमियां गिनाना कभी भी सैनिक ये समाज की सरकार कमियां गिनाना नहीं है। ये सरकार की कमियां, सरकार अपनी कमियों को छुपा रही है सैनिकों के नाम पर। कहां पे देखा आपने? शहादत को हम बदनाम नहीं होने देंगे। कहां पे देखा आपने? आप विषय को विषय पर रहने दें, ठीक है। सैनिकों को अन्यथा बीच में ना लेकर आए। बट सर ये इशू आप सैनिकों को बीच में ना लेकर आए। सरकार ने क्या किया इस विषय में, सिर्फ उसको रखें। चलिए सर, सरकार की बातें करते हैं। जैसे मान्यवर ने इशू उठाया कि चाइना जो है वो अग्रेशन दिखा रही है 1962 में, बल्कि किसी को ये चीज़ें पता नहीं है, अंदरूनी है कि 1962 में हमने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें हम चाइना का जो अक्साई रीजन है उसको लेने की कोशिश की थी। उसमें हम असफल थे। उसके बाद चीन इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम फुली सपोर्ट दैट। सरकार ऐसे करी, अक्साई चीन चाइना का हिस्सा है। इट इज वेरी शेमफुल दैट अक्साई चीन इज पार्ट ऑफ चाइना। Aksai Chan is part of India, which is in control of China right now, and government should take it. But government is saying that it is a part of China. Very shameful. It is not a part of China. They are controlling over it. आप बोलने दें। आप बीच में रुकिए थोड़ा, ठीक है? समझिए चीज को। वो जो है अभी कंट्रोल कर रहे हैं अक्साई चीन को। उसके बाद में 1965 में हमने वॉर जीता पाकिस्तान के साथ, 1971 में जीता हमने, 1999 में कारगिल वॉर जीता हमने। आप बताइए कहाँ कमी है इंटीग्रिटी में? हाँ, मैं बात करना चाहूंगा और जो इन्होंने पोर्ट्स की बात की है, उसको रणनीति को बोलते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स है जो चाइना की है। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड जो है वो रणनीति अपनाई है, जिसमें सारे पोर्ट पूरे चाइना को घेरने के लिए बांग्लादेश से लेके घूमते हुए और पूरे मंगोलिया तक गिरा, जो कि आगे फ्यूचर में हमारे भी काम आएगा और जो है हमारे सेना को सशक्त करने के लिए बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। मान्य सदस्य स्थान ग्रहण करें। सदन के समक्ष विपक्ष ने अपने सारे सवाल रखे और सरकार ने उन सभी सवालों के जवाब दिए। जैसा आज का विषय था कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक प्रयास यहां किया है। अब मतदान का समय है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पास होता है या नहीं। तो अब मैं श्री पंकज जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि सभा मंत्री
परिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें। एक साथ हाथ खड़े कर लें आप लोग जो इसके पक्ष में हैं। और जो दर्शक थे, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम इस तरह से था कि अगर आप विपक्ष के साथ जाना चाहते हैं, विपक्ष के साथ अगर ये भी एक एजेंडा है इनका। 8, 10 और 2 12 मत ऑडियंस को खरीद लिया गया है। पक्ष में है। अब जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। 3 और 3 6 और 2 9 और 3 12 12 ही मत पक्ष में गिरे हैं, 12 ही मत पक्ष में गिरे हैं, 12 ही मत विपक्ष में गिरे हैं। 12 वोट विपक्ष को मिले हैं, 12 वोट ही सत्ता पक्ष को मिले हैं। अब मैं दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। विपक्ष ने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई। ऐसे कोई भी अनावश्यक प्रश्न विपक्ष के द्वारा यहाँ प्रस्तुत नहीं किए गए जो नहीं किए जाने चाहिए थे। विपक्ष के द्वारा सभी प्रश्न निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए जो भी आपने उठाए वह निश्चित रूप से संवेदनशील मुद्दे थे। सत्ता पक्ष ने भी बड़ी अच्छे से अपनी बातों को रखा। विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो शाइस्ता जी ने अपनी बात को रखा, हितेश जी ने अपनी बात को रखा, गौरिका जी ने अपनी बात को रखा, शुभम जी ने, अंजना जी ने, सभी माननीय सरकार के पक्ष के लोगों ने अपनी बात को रखा। दोनों को सुनने के बाद निश्चित रूप से जो भी माहौल है उसको देखते हुए निश्चित रूप से देश में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। प्रस्ताव से सरकार का गिरना देश में ही नहीं विदेशों में भी देश की साख के लिए बहुत अच्छा गरिमापूर्ण संदेश नहीं देता है। इससे सिर्फ सदन में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे देश के प्रति एक अविश्वास जैसा संदेश जाता है। तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाता रहे और जहां सरकार की कमियां हैं उन्हें उनसे अवगत कराता रहे, और सरकार जहां पर विफल रही है, जिन भी मुद्दों पर सरकार अभी उतने अच्छे कदम नहीं उठा पाई है, अच्छे तरह से जिन विषयों को नहीं देख पा रही है, उन विषयों को सरकार पूरी संजीदगी से उन पर पूरी अपनी कर्तव्य निष्ठा, पूरी अपनी पकड़ बनाकर रखे। तो ये तय है कि दोनों पक्षों को बराबर मत मिले हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है, पूरे राष्ट्र की बात आती है और उसकी गरिमा की बात आती है, तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ किसी भी सरकार का गिरना ये देश की गरिमा के लिए एक बहुत अच्छा संदेश नहीं देता है। तो मैं अपना वोट सरकार पक्ष को देता हूं। तो इसी के साथ आज की सभा को यहाँ स्थगित किया जाता है। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की